हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में बात करूंगी। टेंस आप सबने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो अब आपको पढ़ना है। इसके बारे में मैं अपनी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ मैं कोई एक अलग से टेंस नहीं पढ़ाऊँगी। जो बच्चे मतलब जानते हैं उन्हें मालूम होगा टोटल 12 टाइप्स हैं, उनको मैं एक अलग यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, बल्कि टेंस से रिलेटेड जो भी बातें हैं या हिंदी टू इंग्लिश कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हिंदी से इंग्लिश में टेंस को करते हैं, तो क्या क्या रूल्स लगते हैं, क्या क्या हमें सामान्य जानकारी चाहिए होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल। काल मतलब समय। जो भी टेंस होते हैं, हमारे टेंस के 3 रूप किए गए हैं, 3 प्रकार किए गए हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लगभग सभी बच्चे जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो अब जान लें। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके नाम से ही क्लियर है कि प्रेजेंट मतलब जो अभी है, समय चल रहा है, जो अभी है, मौजूदा है, उसको प्रेजेंट कहते हैं। इसकी सामान्य पहचान है, हूँ, हो करके होती है, वाक्य के अंत में है। जैसे मैं अभी एक पत्र लिखता हूँ, मैं खेल रहा हूँ। या पास्ट, जो समय बीत गया उसको हम भूतकाल हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। बीत गया मतलब जो समय चला गया है, जो व्यतीत हो गया है, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट इस बहुत से ऐसे वाक्य हैं, बहुत से क्या, हम जो भी बोलते हैं ये सभी वाक्य ही बोलते हैं। इसमें कुछ प्रेजेंट में बोल रहे होते हैं, कुछ पास्ट की बात कर रहे होते हैं, कुछ फ्यूचर मतलब जो समय आने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इनको हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं, और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस तरीके से टोटल टेंस के मुख्य प्रकार 3 हैं, लेकिन इन तीनों के ही अलग अलग प्रकार किए गए हैं। वो अलग अलग प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तीनों के 4-4 प्रकार किए गए होंगे। इस तरीके से टोटल बने जाके आपके 12 टेंस। टेंस के पूरे 12 प्रकार होते हैं, लेकिन यदि आप समझ लेते हैं, एक को अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी होती है। मेन बच्चा जो कन्फ्यूज़न करता है उसको कैसे बनाएं, मतलब पहचान वगैरह रट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह रट लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो जैसे हम बात करेंगे, पहला टेंस हमने क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के फिर कितने प्रकार करेंगे हम, 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब आप एक बार रिपीट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आप रेड पेन से देख रहे होंगे। जिन बच्चों ने इन नामों से परिचित हैं, जो बच्चे जानते हैं, उन्हें मालूम होगा ये हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लिखी हैं, जिससे उनको कन्फ्यूज़न अगर हो रही थी तो अलग अलग मैंने लिख दी है। यहाँ पर अगर वो लिख लेते हैं तो आई होप उन्हें याद करना आसानी होगी। लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इन टेंसेस को, उन्हें अभी इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है, लिख लें। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट मतलब है, अगर लास्ट में आता है, फिर उसके भी हमने 4 टाइप्स किए। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के भी 4 टाइप्स कर देंगे, बिल्कुल सेम करेंगे, बस नाम बदल जाता है। प्रेजेंट की जगह पे पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उनकी हेल्पिंग्स वर्ब भी मैंने लिख दी है। फिर तीसरा हो जाता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से आपने टोटल देखे 12 टाइप्स हो गए हैं। इन 12 ही टाइप्स के फिर से अगर हम देखें तो यहाँ जो कि मैंने लिखे नहीं हैं, होते हैं, इनके भी 4-4 रूप करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मान लेते हैं आपका कोई एक वाक्य है, मैंने बोला कि मैं पत्र लिखती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके ही नहीं बल्कि 12 के 4 टाइप्स होते हैं। मीन्स उनके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे। उनको पहला वाक्य जैसे होता है पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं और पॉजिटिव कहते हैं। दूसरे उसका रूप कर सकते हैं एक निगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव। पॉजिटिव मीन्स ऐसा वाक्य जिसमें जो सकारात्मक हो, उसके नाम से हिंदी से आप क्लियर समझ रहे हो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है, जिसे जो बच्चे बेसिक से बिल्कुल सीख रहे हैं उनके लिए किसी तरीके की असुविधा ना हो, कि उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि पूरी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। निगेटिव मतलब
नकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें आपका नहीं शब्द आ जाता है उन्हें हम नकारात्मक कहते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मैं एक पत्र लिखती हूँ, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये किसका उन 12 में से होगा, ये अभी आपको नहीं समझा। अभी एक बस बेसिक जो अभी है, मेन बातें जो हैं वो अभी आप समझ लीजिए, अगर डाउट्स हैं तो उनको समझिए। यदि मैं यही कह दूँ कि मैं एक पत्र नहीं लिखती हूँ, तो ये नेगेटिव होगा। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न करना। जैसे क्या मैं एक पत्र लिखूँ? क्या मैंने एक पत्र लिखा था? क्या मैं कल लखनऊ जाऊँगा? कब मैं लखनऊ जाऊँगा? मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आते हों। प्रश्नवाचक शब्द कौन-कौन से होते हैं? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ऐसे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। और इंग्लिश में यदि ऐसे वाक्य आते हैं तो उनको इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसी तरीके से ये हो गए टाइप्स, और उन टाइप्स में भी जो बच्चे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में कन्फ्यूज़ रहते हैं, उनका हो गया, जैसे मैं कह दूँ, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, इसी को मान लेते हैं, इसी वाक्य को ले लेती हूँ, तो मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ। क्या मैंने वीडियो देखा? मैंने क्यों वीडियो देखा? देखिए तीनों ही टाइप्स आ गए। क्या मैं वीडियो देख रहा हूँ तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ तो हो जाएगा आपका नेगेटिव। मैं वीडियो क्यों देख रहा हूँ तो आपका कौन-सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। फिर बात आती है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, क्या करना होता है? तो यदि सेंटेंस आप यहाँ तक समझ गए हैं, अभी आपको यहाँ बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, जो भी है। अभी आपको ये देखना है कि टोटल कितने टेंस होते हैं, उन टेंसेस में फिर पॉजिटिव कैसे हम अलग करेंगे, पहचानेंगे, नेगेटिव को कैसे पहचानेंगे और इंट्रोगेटिव को। फिर यदि अगर हम इतना पहचान जाते हैं तो किसका बना रहे हैं ये मैटर नहीं करता। हिंदी से इंग्लिश करने के लिए आपको जो रूल्स लगाने होते हैं वो देखने। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि आपका वाक्य पॉजिटिव है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब 12 टाइप्स की अलग अलग सेंटेंस है तो 12 के अलग होंगे। फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यही अगर वाक्य आपका निगेटिव है तो बिल्कुल उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या हो जाता है? नॉट लग जाता है। नहीं के लिए आप नॉट लगाते हो। नॉट को जैसे आपने पढ़ा होगा, इज़ नॉट, आई एम नॉट, विल नॉट, डिड नॉट, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात क्या लगा दी है मैंने? नॉट। ये रूल है। उसके बाद में आप वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं। इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में अब आपने देखा कि प्रश्नवाचक शब्द, तो आपने वाक्य पढ़े होंगे, कुछ ऐसे आपके इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं या वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें वाक्य आपके प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। इस टाइप से आपको इंट्रोगेटिव के 2 फॉर्मूला, 2 तरीके से बनाएंगे, लेकिन इतना सब कुछ आपको याद नहीं करना है। बहुत शॉर्ट में देखिए, आपको याद क्या करना है? सबसे पहले इसको याद करना है। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात आप नॉट लगा देंगे। लेकिन जब भी इंट्रोगेटिव फॉर्म आ जाए तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। इसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर ले आइए, बस इतना सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आपको ऐसे फॉर्मूला पूरा रटेंगे तो रटने में बहुत ज़्यादा भूल सकते हैं। आपको देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब, जबकि निगेटिव और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इस तरीके से हो गया। अब बात आती है, कई बार बच्चे कहते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचाने? जैसे मैंने कहा कि मैं कल लखनऊ जाऊंगी, तो इसमें कई शब्द हैं, इनमें से कौन सा शब्द सब्जेक्ट है? हम कैसे लखनऊ लिखूं या जाने के पहले स्पेलिंग लगाऊं? इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट के भी तो ये पॉजिटिव या निगेटिव में हमेशा नहीं, जनरली वाक्य का पहला ही शब्द होता है। जैसे मैं कल लखनऊ जाऊंगा, तो मैं शब्द आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। कि सब्जेक्ट्स में भी 2 टाइप्स हो गए। सब्जेक्ट कितने टाइप्स हो गए? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर मीन्स सिंगल,
तो आपको जो जैसे कोई नाउन बोला जाए तो आपको याद ही रहेगा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको पहचानते होंगे। लेकिन प्रोनाउन में दिक्कत आती है, इसलिए प्रोनाउंस में आपको बता देते हैं कि ही, शी, इट आपकी क्या होंगे, सिंगुलर। देखिए बोलने में भी बहुत एक जैसे ही हैं, ही, शी, इट। आपको बस इतना सा याद करना है कि ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। जब भी आपको सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट में से कोई एक रखना है तो उसको आप क्या कहेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, जिन्हें नहीं पता है, ही मीन्स वह और शी मीन्स भी वह, लेकिन ही लड़के के लिए लगाते हैं और लड़की के लिए शी का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट आप 2 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। 2 या 3 बार जो भी रिपीट करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे। इसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस आपके बचते हैं वो सभी आपके किस में चले जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में चले जाते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, जैसे आपने पहले फॉर्मूले में आपको क्या रखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पश्चात हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग होंगी, वो आपको याद करनी पड़ेंगी जब हम एक अलग से टेंस का वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या पहचानेंगे। तो फिर मेन आता है वर्ब। सब्जेक्ट को आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट जनरली आपका पहला शब्द होगा, दूसरा नाउन या प्रोनाउन होगा, या यूँ कह लें जो क्रिया कर रहा होता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब क्रिया, क्रिया मीन्स वर्ब। वर्ब है क्या चीज़? वर्ब आपने बचपन से पढ़ा होगा कि एक्शन वर्ड्स, जो भी या सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में कहते हैं ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि काम क्या हुआ। हालांकि यह सभी शब्द तो नहीं होते कि एक्शन हुआ हो, लेकिन हाँ मुख्यतः शब्द ऐसे होते हैं। इसलिए धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। वर्ब, एक्शन वर्ड्स, जो जिनसे ऐसे वर्ड जैसे मैंने खाना पकाया, तो मैंने क्या हुआ, मैं सब्जेक्ट हो गई। काम क्या हुआ, पकाना, क्रिया, क्रिया काम, एक्शन पकाना, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, खाना। इस तरीके से तो वर्ब। तो ये आपको याद रखना, जब भी इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब जिसको हमने वर्ब कह रहे हैं। और यदि निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आपको नॉट का प्रयोग कर देना है, जैसा कि आपके फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है वर्ब की फॉर्म्स। आपको वर्ब की फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अलग अलग टेंस में, कुछ टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती हैं, कुछ में सेकंड फॉर्म्स लगती हैं, कुछ में थर्ड फॉर्म्स भी लगती हैं। यदि आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, याद नहीं है तो आपको कोशिश करिए, याद कर लीजिए। रोज़ 5 या 10 वर्ब की फॉर्म्स याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। कोशिश करिए 5-5 करके याद करिए। जैसे मैंने एक लिख रखी, प्ले, प्लेट, प्लेट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो ये रहा जनरल परिचय टेंसेस के बारे में। मैंने अपनी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।